सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में। बहुत सारे ऐसे साथी हैं, जैसा मैं बता रहा था कि जिनको बहुत सारी बातें वैसी लगेंगी कि हाँ, ये आपको पता है। परंतु जो नए साथी हैं, जो इस वर्ष पहली बार परीक्षा देने के लिए एलिजिबल हुए हैं, तो उन लोगों के लिए इन सारी बातों को जानना आवश्यक है। तो सभी लोगों का, हमारे नए साथी जो भी आज जुड़े हुए हैं, जो आगे हमारे साथ मिल करके और एक स्ट्रेटेजी के तहत इस एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं। इस वर्ष जितने भी एग्जाम आने वाले हैं, अनुवादक परीक्षाओं से अनुवादक पदों से संबंधित या राजभाषा अधिकारी के पदों से संबंधित, तो इन सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। और जो लोग ऑलरेडी परीक्षा दे चुके हैं और आज जुड़े हुए हैं इस सेशन में हमारे साथ में, जो लोग अपने परिणाम का इंतजार कर रहे हैं, मैं यूं कहूं कि वे लोग अपने लिए ज्वाइनिंग लेटर का इंतजार कर रहे हैं, तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि आप में से ज्यादातर लोगों के अंक काफी अच्छे हैं, रिजल्ट काफी अच्छा है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सारे के सारे लोग चयनित अवश्य हो रहे हैं और आप सारे के सारे लोग इस वर्ष में अनुवाद अधिकारी के पद पे निश्चित तौर पे सुशोभित हो रहे हैं। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में, इस ओरिएंटेशन सेशन में। और इस ओरिएंटेशन सेशन को हम लोग धीरे धीरे कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पे बात करते हुए हम इसे आगे बढ़ाएंगे। अब सेशन के बीच में बहुत सारे क्वेश्चंस और क्वेरीज मेरे व्हाट्सएप पे आ रही हैं, पर मैं माफी चाहूंगा कि सेशन के बीच में मैं उन क्वेरीज और क्वेश्चंस को शायद ले नहीं पाऊंगा। ये संभव नहीं होगा, क्योंकि या तो मैं आप सबों से डायरेक्टली बात कर सकता हूँ, या फिर मैं उस क्वेरीज और क्वेश्चंस को रिप्लाई कर सकता हूँ, तो इट इज नॉट पॉसिबल। ये हो नहीं पाएगा। तो अब जो लोग, जिन लोगों के भी क्वेरीज और क्वेश्चंस अब आ रहे हैं, यानी कि सेशन शुरू होने के बाद में आप लोग जो है, आप लोगों के क्वेश्चंस और क्वेरी, वैसे तो मैं यह प्रयास करूंगा कि सेशन के दौरान ही उसे हम क्लियर कर सके। फिर भी यदि कुछ रह गया तो बाद में हम इसके ऊपर चर्चा कर लेंगे। ठीक है। जो तीन महत्वपूर्ण बातें जो मैंने यहाँ पे लिखी है, जिसको लेकर के मैंने आप लोगों से कम्युनिकेट भी किया था, एक्सपेक्टेड डेट्स कि किस प्रकार से उन साथियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, कि किस प्रकार से कब इसकी नोटिफिकेशन होती है, कब इसके एग्जाम्स होते हैं, पेपर वन कब होता है, फिर उसके रिजल्ट कब आते हैं, फिर उसके बाद पेपर टू कब होता है, और उसके बाद की प्रोसेस क्या होती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। कितनी वैकेंसीज एक्सपेक्टेड है एसएससी जीएसटी के लिए, कितनी वैकेंसीज एक्सपेक्टेड है, हम कितनी सोच पा रहे हैं इस वर्ष में, कितना अंदाजा लगा पा रहे हैं, और एसएससी के अतिरिक्त भी कुछ महत्वपूर्ण विभागों के द्वारा इस वर्ष वैकेंसीज आनी है, जो ज्यादा वैकेंसीज आनी है। बाकी 2, 3, 5, 7, 10 वैकेंसीज तो निरंतर आती रहती हैं, और हम लोगों का पूरा प्रयास रहता है कि जो भी वैकेंसीज आए उसको हम लोग अपने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों तक हम पहुंचाते रहते हैं। आप में से बहुत सारे लोग फॉर्म भी भरते हैं, अप्लाई करते हैं, चयन भी होता है। जैसे अभी सेंट्रल सिल्क बोर्ड में परसों हमारे एक साथी चयनित हुए हैं। तो इस तरीके से लगातार एक दो चयन तो होता ही रहता है, लेकिन जो ज्यादा वैकेंसीज जो एक्सपेक्टेड है हम उसके बारे में बात करेंगे। और उसके बाद हम बात करेंगे एक्सपेक्टेड सिलेबस के बारे में। 2022 में जो एग्जाम हुआ और 2023 में जो एग्जाम हुआ, उसके सिलेबस में और उसके पैटर्न में थोड़ा सा अंतर आ गया था, थोड़ा सा फर्क आ गया था, जिसको लेकर के 2023 के पेपर वन में बहुत सारे लोगों को थोड़ा सा, मतलब थोड़ी सी परेशानी हुई, थोड़ी सी कह सकते हैं चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। मैं परेशानी तो नहीं कहूंगा, लेकिन थोड़ी सी अतिरिक्त चुनौतियों का सामना करना पड़ा। तो उसको कैसे हम हैंडल करेंगे, किस तरीके से सेगमेंटेड करके क्वेश्चंस उठाए गए, उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। और उसके पश्चात हम जो अक्ष फाउंडेशन के माध्यम से जिस तरीके से हम लोग जो है क्लासेस करने वाले हैं, सेशंस करने वाले हैं, मॉक टेस्ट करने वाले हैं, स्पेशल सेशंस करने वाले हैं, तो क्या इसके स्ट्रेटेजी इस वर्ष के लिए थोड़ा सा हम लोगों ने मॉडिफाई किया है पिछले वर्ष की तुलना में। जाहिर सी बात है, क्योंकि हर वर्ष जो हम कर रहे हैं उससे हम थोड़ी सी चीजें सीख रहे हैं। जहां पे हमें लग रहा है कि हम कमी रह गई, उसको हम सुधार रहे हैं। तो वो कैसे करेंगे हम इस वर्ष, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और फाइनली इस जो लोग जुड़े हुए हैं वो तो हैं ही, जो नए लोग हैं वो किस प्रकार से जुड़ पाएंगे इस ये जो हमारा पूरा प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी है उसके माध्यम से, फाउंडेशन से कैसे आप जुड़ पाएंगे, उसके बारे में बात करेंगे। और आखिर में यदि किसी तरह का कोई प्रश्न, संदेह, शंका आपके मन में रह गया तो उसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे। उसी बीच में हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के बहुत सारे लोगों के मन में संदेह रहते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो 20 से 25 मिनट का ये पूरा सेशन होगा। अभी आप सभी लोगों के माइक म्यूट है, जानबूझ करके उसको म्यूट रखा गया है। जब एक बार हम पूरा का पूरा सेशन कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम आपके माइक म्यूट करेंगे, फिर आपके जो भी प्रश्न है आप रेलेवेंट प्रश्न पूछ सकते हैं।
कोशिश ये करना है कि प्रश्न दोहराए ना, जिन चीजों को हमने ऑलरेडी क्लियर कर दिया है उसे बाद में वीडियो देख करके आप क्लियर कर ले, क्योंकि यह वीडियो यूट्यूब पे आ जाएगा और आप आराम से इसे देख सकते हैं। अक्ष फाउंडेशन का हमारा यूट्यूब चैनल है, जिसपे एसएससी जीएसटी से लेकर के अनुवादक परीक्षाओं से को लेकर के अगर हम कहें यूपीएससी राजभाषा अधिकारी से संबंधित, यूपीएससी असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफिशियल लैंग्वेज से संबंधित जो भी बहुत सारी सामग्री उसके ऊपर पड़ी हुई है, बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस पड़े हुए हैं, आप उसे भी देख सकते हैं। और ये वीडियो भी इस सेशन के बाद में वहां पे अपलोड हो जाएगा। तो अगर कहीं बीच में कोई चीज को दोबारा सुनना चाहते हैं, आपको लग रहा है कुछ स्किप हो रहा है, तो आप वहां पे सुन सकते हैं। प्रश्न वही करें जो रेलेवेंट हो, ताकि और जो अच्छे प्रश्न हो उनका हम लोग जवाब दे सके और टैकल कर सके। चलिए, सो हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं डेट ऑफ नोटिफिकेशन की। कब कब इसकी नोटिफिकेशन, एसएससी जीएसटी की नोटिफिकेशन कब आती है। इसका डिटेल एडवर्टाइजमेंट जो है अगस्त या सितंबर महीने में आने की संभावना है। पेपर वन का जो टेंटेटिव डेट रहता है, अक्टूबर मंथ में नॉर्मली पेपर वन का टेंटेटिव डेट रहता है। और पेपर वन होने के बाद में इसका रिजल्ट आता है, लगभग नवंबर में आपको रिजल्ट मिलेगा। और दिसंबर 2024 में एक्सपेक्टेड है कि आपकी पेपर टू की परीक्षा ले ली जाएगी। तो ये एक जनरल इंफॉर्मेशन है इस एग्जाम के बारे में। इसके पश्चात हम बात करते हैं वैकेंसीज को लेकर के, जो कि एक बहुत बड़ा प्रश्न सभी के मन में रहता है कि कितनी वैकेंसीज एक्सपेक्टेड है। जैसे इस बार 300 से ज्यादा वैकेंसीज एक्सपेक्टेड थी। अगर आप पिछले 2-3 वर्षों को देखें तो वैकेंसीज की संख्या ज्यादा है। 2018 से पहले भी आप देखेंगे तो वैकेंसीज बहुत कम संख्या में निकलती थी, जैसे 115, 120, 110 ऐसे वैकेंसीज एसएससी जीएसटी और जेटीओस के आते थे। बहुत सारे विभागों में, बहुत सारे मंत्रालयों में बहुत सारी वैकेंसीज खाली थी, बहुत सारे पद खाली थे। उसके पश्चात में लगातार फिर ये संख्या बढ़ने की, 2019 से ये संख्या बढ़ने की शुरुआत हुई। और 2-3 वर्षों में यदि हम देखें तो बहुत बड़ी मात्रा में इस पद के लिए रिक्तियां निकली और बहुत बड़ी मात्रा में लोग चयनित होकर के और अनुवाद अधिकारी के पद पे उन्होंने नियुक्ति पाई है। इस वर्ष भी ऐसी संभावना है कि लगभग 250 से 300 के बीच में, या 300 प्लस, थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं, जो मैं नंबर आपको यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा हूँ। क्योंकि अभी भी बहुत सारे पद ऐसे हैं जो खाली हैं। और होता अमूमन ऐसा है, इसके पीछे कारण ये भी होता है कि प्रत्येक वर्ष वे लोग जो ऑलरेडी अनुवाद अधिकारी के पद पे हैं, वे लोग प्रत्येक वर्ष स्विच ओवर भी करते रहते हैं। मतलब जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ज्वाइन किया और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में थोड़ी दिन नौकरी करी, फिर अगले वर्ष एसएससी जीएसटी के का एग्जाम दे दिए, और उसके बाद उनको जो है अपने घर के नजदीक में, दिल्ली में या कहीं अपने घर के नजदीक में कोई और पोस्ट मिल गई, तो उन्होंने इनकम टैक्स वाला पद खाली कर दिया। तो इनकम टैक्स की पोस्ट भरी तो अभी थी और फिर खाली हो गई। तो इस तरह के वैकेंसीज बहुत ज्यादा क्रिएट होते हैं। सो इन सब को लेकर के एक ये एक्सपेक्टेड 250 से 300 के बीच में हम मान के चल सकते हैं, थोड़ा प्लस माइनस हो सकता है। ये एसएससी जीएसटी की वैकेंसी इतनी इस वर्ष में आने की संभावना है। लेकिन इसके साथ साथ में एक बहुत बड़ा वैकेंसी पोजीशन जो है इंडियन रेलवेज में है, जो कि रेलवेज के द्वारा, जैसा आप सब जानते ही होंगे कि एसएससी के द्वारा भी रेलवेज के लिए वैकेंसीज ली जाती हैं। रेलवेज के लिए जेटीओज के पद होते हैं एसएससी के नोटिफिकेशन में भी। परंतु रेलवेज अपने अलग अलग जोन के लिए अपने अलग अलग आरआरबीज के थ्रू रेलवे अपना एग्जाम भी कंडक्ट करती है। और पिछले कई वर्षों में बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज हैं जो खाली रह गई हैं, जो भर नहीं पाई। जैसा पीछे जो एग्जाम आरआरबीज ने लिया था उसमें बहुत सारे पद खाली रह गए, मतलब उतने कैंडिडेट आरआरबीज को नहीं मिले, उतने कैंडिडेट क्वालिफाई नहीं कर पाए एग्जाम, ट्रांसलेशन एग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर पाए, और इसकी वजह से बहुत सारे पद खाली रह गए। तो वे सारे पद जो है इस वर्ष उनकी वैकेंसी आने की संभावना है। तो लगभग 217 से 219 इतनी वैकेंसीज इंडियन रेलवेज में आने की संभावना है। तो जिन लोगों को भारतीय रेल की नौकरी आकर्षित करती है, उन लोगों के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये आरआरबीज में, अलग अलग आरआरबीज में जोन वाइज होती हैं। तो आप अगर चाहते हैं कि नहीं मैं अपने घर के आसपास ही मैं रहूं, तो आप जो है इसके लिए भी बढ़िया तरीके से कमर कस के तैयार हो सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको यह मौका आसानी से मिल सकता है। ठीक है, तो रेलवेज में ये वैकेंसीज हैं। इसके अतिरिक्त राज्यसभा में, भारत की राज्यसभा में अनुवादक के लिए रिक्तियां आने की संभावना है। इसी वर्ष 2023 में आने की संभावना थी, बट किसी कारणवश नहीं आ पाई। 2024 में निश्चित तौर पे वैकेंसी जो है राजभाषा माफ कीजिएगा, राज्यसभा में अनुवादक के लिए आएंगी। लोकसभा में भी अनुवादक की वैकेंसीज पेंडिंग चल रही है, काफी दिनों से निकली नहीं है। तो लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों ही विभागों में अनुवादक की वैकेंसी आने की संभावना है। और अच्छी बात यह है
कि इन दोनों विभागों में, यानी कि लोकसभा में, भारतीय लोकसभा में और राज्यसभा में जो वैकेंसी आती है, इसमें जो आपका वेतन स्तर होता है वह वेतन स्तर 6 होता है, यानी कि पे लेवल, माफ कीजिएगा, पे लेवल 8 होता है। सामान्य तौर पे यदि आप एसएससी जीएसटी के माध्यम से ज्वाइन कर रहे हैं एज ए जेटीयू, तो आपका जो वेतन स्तर रहेगा वह रहेगा 6, पे लेवल जो 6 होता है उस पे आप रहेंगे। लेकिन यदि आप लोकसभा या राज्यसभा में जाते हैं, वहां ज्वाइन करते हैं, तो वहां पे आपको लेवल 8 पे आप जाकर के ज्वाइन करते हैं। तो फिनेंशियली भी काफी अच्छा उसमें आपके लिए बेनिफिट रहता है। विशेषकर उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो ये चाहते हैं कि हम पूरी जिंदगी दिल्ली की नौकरी करें, दिल्ली से हम कहीं बाहर न जाए, है ना। वे हमेशा किसी भी एग्जाम को दे करके और वो इसी प्रयत्न में रहते हैं कि ऐसा कोई विभाग मिले कि मुझे दिल्ली ही पोस्टिंग मिल जाए, तो उन लोगों के लिए यह बहुत अच्छा है। इस वर्ष इसकी भी संभावना हो सकती है कि लगभग दोनों मिला करके 80-90 के आसपास में वैकेंसीज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन वैकेंसीज दोनों ही जगहों पे हैं। और इसके अतिरिक्त भी अन्य विभागों में देखें तो चूंकि लगातार सरकार जो है लगातार इसके ऊपर एम्फेसिस कर रही है कि नहीं, जो भी हिंदी के पद हैं उनको भरे जाए, उन्हें खाली नहीं रखना है। तो और भी छोटे छोटे वैकेंसीज और डिपार्टमेंट्स में आती रहेंगी, जो निरंतर आती रहती हैं, और उसकी सूचना हम लोग लगातार आप लोगों को ग्रुप के माध्यम से और अपने पटल के माध्यम से देते रहते हैं। तो ये वैकेंसीज की बात हमने कर ली। अब हम बात करते हैं, हाँ, आईबीपीएस राजभाषा भी है, बिल्कुल। हमने यहाँ पे अनुवादकों की बात करी है। आईबीपीएस तो प्रत्येक वर्ष राजभाषा अधिकारी के लिए जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर हैं उनके लिए तो प्रत्येक वर्ष आईबीपीएस की वैकेंसी तो आती ही आती है। वो एक रूटीन वैकेंसी है, वो तो है ही आपके लिए। सो बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी। आईबीपीएस एसओ भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, जो टेंटेटिव वैकेंसीज में, जो कि रेगुलर वैकेंसीज है। आईबीपीएस एसओ में अच्छी बात यह है कि ये एक रेगुलर वैकेंसी है, हर वर्ष आती है। तो आईबीपीएस एसओ भी जो है आप यहाँ पे इसको इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। सो अब इसके बाद हम बात करते हैं टेंटेटिव वैकेंसीज के बाद में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, कि योग्यताएं क्या क्या है और कौन लोग जो हैं इसके लिए एलिजिबल हैं। तो यदि हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, तो आप में से अधिकांशतः लोग, जो लोग पहले से एग्जाम दे रहे हैं उनको पता है, जो नए लोग हैं उन लोगों को यह जानना आवश्यक है कि अनुवाद अधिकारी बनने के लिए, चाहे आप एसएससी के थ्रू जा रहे हैं, चाहे आप रेलवेज के थ्रू जा रहे हैं, चाहे आप लोकसभा राज्यसभा या आप किसी विभाग में भी जा रहे हैं, आपके पास में स्नातकोत्तर की डिग्री होना आवश्यक है। स्नातकोत्तर की डिग्री यानी कि मास्टर्स की डिग्री कंपलसरी है। कई लोगों के मन में ये दुविधा, ये शंका रहती है कि क्या हमको हिंदी में ही मास्टर्स करेंगे तो हम बन सकते हैं अनुवादक? तो ऐसा नहीं है। आपने हिंदी में मास्टर्स किया है तो भी आप अनुवादक बन सकते हैं। आपने इंग्लिश विषय से मास्टर्स किया है तो भी आप अनुवादक बन सकते हैं। यदि आपने हिंदी और इंग्लिश इन दोनों विषयों से न करके किसी और विषय से भी मास्टर्स की डिग्री करी है, तब भी आप अनुवाद अधिकारी बन सकते हैं। इन तीनों ही स्थितियों में आप इस पद के लिए योग्य हैं। लेकिन इसके साथ साथ में कुछ और योग्यताएं हैं जो आपके पास में होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आपने इंग्लिश विषय से एमए किया है, तो आपने जो आपकी जो स्नातक की डिग्री है, स्नातक की डिग्री में हिंदी एक विषय के रूप में या फिर आपके परीक्षा के माध्यम के रूप में, यानी कि आपके पढ़ाई का माध्यम या तो हिंदी हो या फिर हिंदी एक विषय हो, यदि आपने पढ़ा है तो आप एलिजिबल है। नहीं तो यदि आपने एमए हिंदी करके रखा है, तो ऐसी स्थिति में ग्रेजुएशन लेवल पे, स्नातक स्तर पे अंग्रेजी या तो एक विषय हो या फिर आपकी परीक्षा का माध्यम हो। अब इसमें एक शंका लोगों की और आती है कि सर मैंने तो एक ही साल इंग्लिश पढ़ा ग्रेजुएशन में, मैंने एमए हिंदी किया, ग्रेजुएशन भी मैंने बाकी सारे सब्जेक्ट लिए, इंग्लिश तो एक ही साल पढ़ा, एक ही पेपर पढ़ा, एक साल में हो जाएगा क्या, या 2 साल में हो जाएगा क्या? देखिए, 1 साल 2 साल या 3 साल की बात, जब तक, अगर हम एसएससी में, इन पर्टिकुलर एसएससी के बारे में बात करें, तो यहाँ तो 1 साल 2 साल की कोई बात ही नहीं है। आपका कोई भी एक पेपर इंग्लिश का होना चाहिए यदि आप एमए हिंदी हैं तो, और हिंदी का होना चाहिए यदि आप एमए इंग्लिश है तो। कोई भी एक पेपर यदि आपका किसी भी साल में एक पेपर भी है तो आप एलिजिबल है। एसएससी की यदि हम बात करें तो कुछ कभी कभी कुछ ऐसे विभाग होते हैं जो स्पेसिफिकली लिख के दे देते हैं कि शुड बी स्टडीड एटलीस्ट इन 2 years, 2 साल कम से कम पढ़े होने चाहिए, 1 साल या तीनों साल में पढ़े होने चाहिए। तो ऐसा अगर कोई विशेष तौर पे लिख करके देता है, उल्लेख करके अपने नोटिफिकेशन में देता है, तो फिर वहां पे अलग बात है। पर यदि हम एसएससी की बात करेंगे तो यहाँ पे आवश्यक नहीं है। यहाँ पे कोई भी एक सब्जेक्ट यदि आपने पढ़ा है, हिंदी और इंग्लिश, किसी भी साल में, तो आप एलिजिबल है। नहीं तो यदि आपने हिंदी या इंग्लिश माध्यम से भी अपनी पढ़ाई करी है, अपने एग्जाम दी है, तो भी आप इसके लिए
पात्रता रखते हैं आप यह फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन इसके साथ में एक जो सबसे बड़ी बात, जो सबसे मेजर बात है वो क्या है कि आपके पास में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए ट्रांसलेशन स्टडीज में। तो सर क्या केवल पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा ही चाहिए और कोई डिप्लोमा नहीं चाहिए? एसएससी के लिए और कोई भी डिप्लोमा चलेगा, और कोई भी सर्टिफिकेट कोर्स यदि आपने ट्रांसलेशन में कर रखा है तो चलेगा। यानी कि ट्रांसलेशन का कोई भी कोर्स यदि आपने कर रखा है, ड्यूरेशन मैटर नहीं करता है। कोई भी कोर्स यदि आपके पास में कोई भी सर्टिफिकेट हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी के ट्रांसलेशन का है तो वह इस एग्जाम के लिए मान्य होगा, आप इस एग्जाम के लिए पात्र होंगे। इसके अतिरिक्त अगर कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने पीजीडीटी नहीं किया है, वे पहले से ऑलरेडी कहीं नौकरी कर रहे हैं और वहां पे वे लोग हिंदी से संबंधित कार्य कर रहे हैं, अनुवाद से संबंधित कार्य कर रहे हैं, और यदि इस संबंध में उनके पास में कम से कम 2 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र उनके कार्यालय के द्वारा जारी किया जाता है कि उन्होंने 2 वर्ष तक उस कार्यालय में हिंदी अनुवादक के तौर पे या फिर हिंदी कार्यान्वयन के लिए उन्होंने कार्य किया, हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी अनुवाद का कार्य उसमें यदि उन्होंने किया, ऐसा अनुभव प्रमाण पत्र उनको दिया जाता है, तो ऐसे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी एसएससी जीएसटी के लिए मान्य रहते हैं। लेकिन ये केवल जो है जेटीओ के लिए 3 साल, यानी कि जीएसटी के लिए 2 साल, माफ कीजिएगा, और यदि आप ये चाहते हैं कि आप सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए भी योग्य हों अनुभव के आधार पे, तो फिर वहां आपको 3 वर्ष का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देना होगा, आपके पास 3 साल का अनुभव कम से कम होना चाहिए। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात हो गई, जिसके लिए अक्सर थोड़े से लोगों के मन में शंकाएं रहती हैं। उम्र को लेकर के एज सामान्य तौर पे 30 वर्ष तक की उम्र सीमा है, यानी कि 30 वर्ष तक के लोग जो हैं वे इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और उसके अतिरिक्त जो भी आपके कैटेगरी के हिसाब से जो भी एज रिलैक्सेशन है वो एज रिलैक्सेशन यहाँ पे मान्य रहेगा, जैसे एससी एसटी ओबीसी, और उसके अतिरिक्त एक सर्विसमैन, या जो भी कैटेगरी वाइज आपके लिए जो एज रिलैक्सेशन की जो मिलता है वो यहाँ पे मान्य रहेगा। ठीक है, रिजर्वेशन से यहाँ पे जिस तरीके से जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स है उसके हिसाब से मान्य रहेंगे, रिलैक्सेशन जो भी एज में है वो सब यहाँ पे आपको मान्य रहेगा। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात हो गई। इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात आती है क्रूसियल डेट की, यानी कि क्रूसियल डेट का मतलब क्या हुआ कि सर आपकी आवाज नहीं आ रही है।
मेरी आवाज आ रही है, कंफर्म करें? यस सर, अभी आ रही है। ओके, कोई बात नहीं। मुझे लग रहा है कि शायद ये स्लाइड थोड़ी हैंग हुई है। 1 मिनट में ठीक हो जाएगी, कोई इशू नहीं है। अ, ओके। इसके पश्चात अभी हम आगे जो चर्चा करने वाले हैं कि पिछले वर्ष एसएससी जीएसटी का जो पेपर हुआ था, उस पेपर में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे, उस क्वेश्चन का सेगमेंटेशन कैसा है, किस प्रकार से क्वेश्चन को थोड़ा सा इस बार थोड़ा सा क्वेश्चन को बदला गया है। क्वेश्चन के पैटर्न को बदला गया, हालांकि सिलेबस लगभग वही था, टॉपिक्स वही थे, लेकिन क्वेश्चन के पैटर्न को थोड़ा सा बदला गया। तो हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये अचानक से एकदम से हम लोग कैसे। जी बिल्कुल, हिंदी का पैटर्न चेंज था, इंग्लिश का भी थोड़ा सा पैटर्न चेंज था। कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा थे, आपको ज्यादा पढ़ना था और ज्यादा पढ़ करके और तब क्वेश्चन का आंसर देना था। तो मतलब रीडिंग एबिलिटी थोड़ी सी इनहांस करनी आवश्यक है। सो उस एंगल से ठीक है। इसी बीच में हम ऐसा करते हैं कि कुछ प्रश्न यदि आप लोगों के हैं तो हम प्रश्न ले लेते हैं। थोड़ा सा इसमें समय लग रहा है, ये हो जाएगा 1 से 2 मिनट में। तब तक यदि कोई भी प्रश्न है तो आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रश्न आप टाइप कर सकते हैं। संतोष जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, कोई प्रश्न हो तो आप प्लीज प्रश्न ले सकते हैं। जी ठीक है। मेरे ख्याल से लोग म्यूट हैं, इसलिए प्रश्न नहीं पूछ पा रहे हैं। हाँ, अच्छा, म्यूट है। प्रेफरेंस फॉर्म। हाँ, उनको ओके अनम्यूट ओके। करने के लिए भी जो है, उनको अनम्यूट करने के लिए भी वो लैपटॉप से ही करना पड़ेगा। सो ओके ठीक अनम्यूट। है, एक प्रश्न है, जी एक प्रश्न है सामने। लोग जी। चाहते हैं कि सर प्रेफरेंस डेट 2023। देखिए, प्रेफरेंस फॉर्म और रिजल्ट के बीच में मात्र 2 वीक का अंतर रहेगा। और आप मान के चल सकते हैं कि फरवरी में किसी भी समय, मतलब अगर मंडे को भी अगर ऑप्शन फॉर्म आपके सामने हो तो कोई इसमें अतिशयोक्ति वाली बात ना है। कभी भी ऑप्शन फॉर्म आपके सामने रहेगा और 2 से 3 दिन का समय मिलेगा। और रिजल्ट जो है मार्च फर्स्ट वीक में हम रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो अब एसएससी द्वारा थोड़ा सा डिले है। अब क्यों डिले है वो तो आपके और हमारे समझ से परे की बात है। आप लोग सब्र रखें, धैर्य रखें। और बस हाँ, आप लोग तब तक एक चीज मैं जरूर बोलूंगा कि आप लोग अपने जानकारी के आधार पर अपना ऑप्शन फॉर्म, क्योंकि नोटिफिकेशन में जो दिए गए थे इंफॉर्मेशन वैकेंसी से रिलेटेड कि किस विभाग में कितने पद हैं, उस पे आप लोग थोड़ा काम कर लें, अपना वर्कआउट कर लें कि कौन कौन से ऑप्शन फॉर्म में आपको क्या प्रेफरेंस रखने हैं। आप क्रूशियल डेट का बता रहे थे। क्रूशियल डेट मंथ, ये डेट ऑफ एप्लीकेशन का लास्ट डेट जो होता है वो है, दैट इज क्रूशियल डेट। तो क्रूशियल डेट मान के चलिए कि अगस्त में अगर एप्लीकेशंस हैं, एप्लीकेशंस अगर 30 अगस्त तक लास्ट डेट है या 28 अगस्त है, 25 अगस्त है, दैट विल बी द क्रूशियल डेट फॉर एज रिलैक्सेशन, क्वालिफिकेशन, एवरीथिंग। एज रिलैक्सेशन फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज इज अवेलेबल फॉर दिस वैकेंसी। जी बिल्कुल, 5 साल का एज रिलैक्सेशन है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए। तो 5 इयर्स के आपको एज रिलैक्सेशन मिलेंगे। सर, RFPC 2 में किस प्रकार से तैयारी कराई जाएगी और क्या क्या प्रोवाइड किए जाएंगे? बिल्कुल, हम उसी पे चर्चा करेंगे। अभी अगले आगे का सेशन अभी अभिषेक जी उसी पे ले रहे हैं और उसके बारे में बताएं। जी अकॉर्डिंग टू एसएस से वो कैलेंडर, जी मैं वही बता रहा था ना, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं आ रहा था मनु जी।
21 इसलिए मैं 25 अगस्त 31 अगस्त में लगभग बताया। तो वहीं अगर दैट इज टेंटेटिव डेट, अगर डेट जो है 2-4 दिन आगे पीछे हो रहा है टेंटेटिव डेट के हिसाब से, अगर 21 अगस्त इज द लास्ट डेट टू सबमिट द एप्लीकेशन, इट मींस कि 21 अगस्त इज क्रूशियल डेट फॉर कैलकुलेशन ऑफ एज एंड क्वालिफिकेशन। दैट्स इट। बिल्कुल, तो ये क्रूशियल डेट जानना हम सबों के लिए बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि पहली बार विशेषकर वे लोग जो पहली बार अप्लाई करते हैं उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और जैसे कई लोगों के पीजीडीटी जैसे जो लोग कर रहे हैं या जो मास्टर्स इन हिंदी कर रहे हैं और जून में उनका सेशन कंप्लीट हो रहा है और अगस्त जो क्रूशियल डेट की हम बात कर रहे हैं तब तक यदि उनके सर्टिफिकेट नहीं आ रहे हैं या कोई एक पेपर उनका रह जा रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में अगर उनका कोई भी पेपर रह जा रहा है तो ऐसी परिस्थिति में वे इसके लिए पात्र नहीं होंगे। मतलब आपका पूरा रिजल्ट जो है बाय एनी मीन्स किसी भी तरीके से आपको यह प्रूफ करना रहेगा कि आपका रिजल्ट जो है वह उस क्रूशियल डेट से पहले अनाउंस किया जा चुका था, वर्बली नहीं, रिटेन में कहीं ना कहीं आपके पास में ऐसा होना चाहिए। तो इस चीज को भी आप ध्यान में रखेंगे, क्योंकि ये दुविधा आती है उन लोगों के लिए जो पहली बार इस वर्ष जो अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं। सो ये क्रूशियल डेट की बात है, इसलिए इसको मैंने यहाँ पे मेंशन करना थोड़ा सा आवश्यक समझा, क्योंकि इसको लेकर के बहुत सारी दुविधाएं होती है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि पेपर 1 का एक्सपेक्टेड पैटर्न सिलेबस क्या रहता है। आप में से ज्यादातर लोग जानते हैं, जो नए हैं उनको मैं बता दूं कि अंग्रेजी ग्रामर और हिंदी व्याकरण, ये इन 2 सेगमेंट से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। पर पिछले 2 वर्षों से यदि देखा जाए, पिछले 2022 में, 2023 में और उससे पहले भी, तो जो कॉम्प्रिहेंशन सेगमेंट है इसको बहुत ज्यादा मतलब बढ़ाया गया है। यानी कि अगर मैं पिछले वर्ष की बात करूं, आगे हम उसके ऊपर चर्चा भी करेंगे, मैंने प्रॉपर्ली उसको हमने सेगमेंटेशन भी किया हुआ है, तो लगभग 55-60 नंबर जो है वे आपको बाकी क्वेश्चन रहते हैं और 30-35-40 नंबर जो है वे केवल कॉम्प्रिहेंशन से, और हिंदी में अगर हम देखें तो अनुच्छेद पे आधारित प्रश्न पे, गद्यांश पे आधारित प्रश्न पे इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछ ले जाते हैं। मतलब क्या है कि आपको जो 1 घंटे का समय अगर हम एज ऑन एवरेज देखें तो इंग्लिश के लिए दिया गया है, तो उसमें आपको ज्यादा पढ़ करके आंसर देने, यानी कि आपकी रीडिंग एबिलिटी एग्जाम में आप कितना जल्दी पढ़ करके और समझ पाते हैं, आपकी जो कॉम्प्रिहेंडिंग एबिलिटी है उसको वहां पे देखे जाने का प्रयास किया जा रहा है। और इस चीज को इस वर्ष यानी कि 2023 में न कि केवल कॉम्प्रिहेंशन तक सीमित रखा गया, बल्कि कॉम्प्रिहेंशन से निकाल करके बाकी भी प्रश्नों को यदि हम देखें तो इसमें क्या किया गया है कि बाकी प्रश्नों में भी प्रश्न को थोड़ा लंबा बनाया गया, यानी कि आपको ज्यादा पढ़ना है, ज्यादा समझना है और फिर आपको उसका आंसर करना है। कॉमन एरर से रिलेटेड क्वेश्चंस ज्यादा है, जंबल्ड सेंटेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस ज्यादा है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, वाक्य शुद्धि अशुद्धि यदि हम हिंदी में बात करें तो उससे संबंधित प्रश्न ज्यादा है। तो इन प्रश्नों की संख्या बढ़ा दी गई है, जबकि पहले क्या होता था, वॉइस, नरेशन, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, इससे संबंधित प्रश्न ज्यादा होते थे जिनको कि आप बहुत जल्दी कर लेते थे। तो आप में से वे लोग जो पहले से एग्जाम अपीयर किए होंगे या पहले एग्जाम आपने दिया होगा, तो आप इस चीज को आपने देखा होगा, आप महसूस कर पा रहे होंगे कि पहले कई बार ऐसा होता था कि हिंदी का पेपर जो है 1 घंटे के बजाय आप 40, 42, 45 मिनट में ही करके बैठ जाते थे। पर अब ऐसा नहीं हो पा रहा है, क्यों? क्योंकि आपको पढ़ना ज्यादा है, सेंटेंस जंबल्ड, अंग्रेजी हिंदी में भी जंबल्ड सेंटेंस की तरह प्रश्न बन रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से इस कैटेगरी के प्रश्नों की संख्या ज्यादा हो गई है, और इसके ऊपर मास्टरी करने के लिए, इसको समय के अंदर सही तरीके से करने के लिए नॉलेज तो आप सबों के पास में है, बहुत ज्यादा नॉलेज तो आवश्यक है, लेकिन नॉलेज के साथ साथ बहुत ज्यादा अभ्यास एक मेन इसमें फैक्टर रहेगा। जो जितना ज्यादा अभ्यास इस तरह के प्रश्नों का करेगा उतना ही आसानी से और सही वह बना पाएगा। क्योंकि होता क्या है, ऐसे प्रश्नों का जब आप जवाब देते हैं तो कई बार जानते हुए भी ना आपसे गलती हो जाती है, क्योंकि ना कई बार बहुत ही नजदीक के अंतर रहते हैं, ठीक है, मतलब जो ऑप्शंस दिए रहते हैं, तो कई बार जानते हुए भी गलती आपसे हो जाती है। तो इसलिए इस तरह के प्रश्नों का ज्यादा अभ्यास करना बहुत जरूरी है। सो हम उसके ऊपर बात करेंगे। उसके बाद हम पेपर 2 की बात करें, क्योंकि हम ये जो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी कर रहे हैं अगले 8 से 10 महीने की हम बात कर रहे हैं, इसमें पेपर 1, पेपर 2 हम दोनों को साथ में लेकर के चलेंगे। क्योंकि पिछले वर्ष जो हमने देखा, पिछले वर्ष क्या हुआ कि हमने पूरा पहले पेपर 1 को बढ़िया तरीके से तैयार किया, हमने पेपर 1 में अच्छा भी किया,
और लास्ट में 2 महीने का ही समय बचा हमारे पास में, जिसमें हमें बहुत ज्यादा पेपर 2 के लिए एफर्ट एक साथ में डालना पड़ा। तो इस बार हम पेपर 1 और पेपर 2 को एक साथ में लेकर के चलेंगे और यह प्रयास करेंगे कि लास्ट में एक साथ आपके ऊपर ज्यादा प्रेशर ना आए। तो बीच बीच में हम लोग ट्रांसलेशन पैसेजेस, इससे राइटिंग की भी प्रैक्टिस निरंतर हम करते रहेंगे। ट्रांसलेशन के 2 पैसेज आते हैं एग्जाम में, एक हिंदी टू इंग्लिश आपने करना होता है, एक इंग्लिश टू हिंदी करना होता है। लगभग 120 से 50 शब्दों का एक पैसेज रहता है। वैसे ही ऐसे राइटिंग आपको 2 ऐसे लिखने होते हैं। एक हिंदी में निबंध आपको लिखना होता है 500 शब्दों में, और एक अंग्रेजी का निबंध आपको लिखना होता है 500 शब्दों में। तो ये आपका पेपर 2, इस तरीके से इसका पैटर्न पेपर 2 का रहता है। हम बात कर रहे थे क्वेश्चन पैटर्न एसएससी जीएसटी 2023 का, कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। देखिए, जैसा मैं आपको बता रहा था, जंबल्ड सेंटेंस और सेंटेंस रीअरेंजमेंट से सबसे अधिक 17 क्वेश्चंस पूछे गए, 17 नंबर वहां से उठाए गए। कॉम्प्रिहेंशन, 3 कॉम्प्रिहेंशन, यदि मैं अंग्रेजी की बात करूं तो 3 कॉम्प्रिहेंशन था, जिससे 5-5 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन वहां से बने। और फिल इन दी ब्लैंक्स वाले कॉम्प्रिहेंशन जो है वे 3 थे, 15 क्वेश्चन वहां से बने। उसके बाद में कॉमन एरर या ग्रामेटिकल एरर की हम बात करें तो वहां से 14 क्वेश्चन उठाए गए, यानी कि 14। अब देखिए, आपका मेजर पोर्शन जो है ना, ये रीडिंग एबिलिटी में आपका निकल गया। 17 और 30, 47 और 14, लगभग आपका 60-62 जो नंबर हैं वे तो आपके यहाँ रीडिंग एबिलिटी में निकल गए। यानी कि आप तेजी से पढ़ करके और ये सारे क्वेश्चंस के आंसर करने, तो मेजर पोर्शन यहाँ से निकल गया आपका। उसके बाद में सिनोनिम्स एंटोनिम्स की संख्या इस बार बढ़ा दी गई। नॉर्मली इससे पहले जो है वो कम 4 से 5 सिनोनिम्स एंटोनिम्स से क्वेश्चन रहते थे, इस बार 9 प्रश्न जो है सिनोनिम्स एंटोनिम्स से पूछे गए। और नरेशन, जिसकी संख्या ज्यादा रहती थी, 12, 13, 14, 15 क्वेश्चन पहले नरेशन से होते थे, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट या इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट। अब की केवल 7 प्रश्न जो है वह नरेशन से बने हैं। इसके अतिरिक्त यदि हम वॉइस की देखें तो पहले वॉइस से बहुत क्वेश्चन रहते थे, 12-14 क्वेश्चन वॉइस से बनते थे, पर इस बार केवल 7 क्वेश्चन वॉइस से पूछे गए हैं। इडियम्स एंड फ्रेजेस से 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और वोकेबुलरी से संबंधित, यानी कि आपकी स्पेलिंग स्किल क्या है, कई सारे वर्ड्स देकर के और ये पूछ लिया गया कि इसकी स्पेलिंग सही है कि नहीं है। कई सारे 2-3 क्वेश्चन ऐसे भी थे जिसमें सेंटेंस में वर्ड को यूज किया गया है और फिर पूछ लिया गया है कि इस सेंटेंस के अंदर में इस वर्ड की वोकेबुलरी सही है कि नहीं है। तो इस तरह से जो है 5 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। तो अभी आपको अपने वोकेबुलरी के ऊपर भी काम करने की बहुत आवश्यकता है। फिल इन दी ब्लैंक्स, यानी कि एप्रोप्रिएट शब्द से भरने के लिए, सेंटेंस को पूरा करने के लिए ऐसे 4 क्वेश्चंस पूछे गए। और एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें कि वर्ड्स और क्लॉज के सब्स्टिट्यूशन की बात की गई थी, कि इस वर्ड की जगह पे, इनफैक्ट क्लॉज था, एक ही क्वेश्चन था, कि जगह पे नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से कौन से क्लॉज से हम इसे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा आपका इंग्लिश का इस सिलेबस पे आधारित, इस पैटर्न पे आधारित इस बार का एग्जाम था। और ये चूंकि नया पैटर्न है, नए तरीके से इसको शुरू किया गया है, तो हो सकता है कि अगले इस वर्ष यानी कि 2024 में भी जो एग्जाम हो उसमें इसी पैटर्न को लगभग फॉलो किया जाए, क्योंकि अभी 2023 में इस पैटर्न को नए तरीके से ये लोग लेकर के आए हैं और नए तरीके से इस पैटर्न पे आधारित क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। इसी प्रकार से यदि हम हिंदी में बात करें तो यहाँ पे भी गद्यांश आधारित प्रश्न जो है ज्यादा संख्या में रहे। 25 प्रश्न, यानी कि 5 गद्यांश दिए गए, उसमें से 5-5 अंकों के मतलब 25 क्वेश्चन वहां से बने। और उसके अतिरिक्त रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए पूरा गद्यांश दे दिया गया, उसमें जगह जगह बीच में जगह छोड़ दिए गए। तो ऐसे आपको 2 गद्यांश दिए गए और 10 मार्क्स आपके वहां से बने। वाक्य शुद्धि अशुद्धि से आपके 15 क्वेश्चन बने। यहाँ भी आपको पढ़ना ज्यादा है, पूरा बड़ा सेंटेंस दे दिया और ये कह दिया, पूछ लिया गया कि इसमें कहाँ पे किस भाग में अशुद्धि है या फिर इसका शुद्ध रूप क्या होगा। तो इस तरीके से जो है 15 प्रश्न थे जहां पे आपको ज्यादा पढ़ करके जवाब देने की आवश्यकता थी। और यहाँ पे जो ऑप्शंस थे उसमें काफी नजदीक के ऑप्शंस थे, यानी कि बहुत अच्छा नॉलेज होने के बावजूद भी यदि अभ्यास आपके पास में नहीं है ना, तो गलती होने की संभावना ज्यादा रहती है। मुहावरे एवं लोकोक्तियां 10 इस बार बहुत ज्यादा था। नॉर्मली 1, 2 या 3-4 आते थे, मैक्स टू मैक्स 5। इस बार 10 मुहावरे और लोकोक्तियों से संबंधित प्रश्न थे। बिल्कुल टाइम कंज्यूमिंग था, बिल्कुल सही कह रहे हैं ब्रह्मानंद जी। मुहावरे एवं लोकोक्तियों से संबंधित प्रश्नों को यदि आपने तैयार करना है तो उसके लिए आप सब जानते ही हैं कि हम लोगों ने पिछले वर्ष अनुवाद अभ्यास करके एक पुस्तक हम लोगों ने निकाली है बढ़िया तरीके से। उसमें जो है 200 पैसेजेस दिए हुए हैं आपके अभ्यास के लिए, और साथ ही साथ उस पुस्तक में आखिर में बहुत सारे मुहावरे और लोकोक्तियां दी गई हैं। और उस मुहावरे और लोकोक्तियों के समानार्थी अंग्रेजी में इडियम्स एंड फ्रेजेस दिए गए हैं। ठीक है, उसका अर्थ नहीं समझाया गया है, अर्थ आप सब समझ लेंगे, लेकिन उसके अंग्रेजी में उसी का
पर्यायवाची इडियम्स एंड फ्रेजेस क्या होगा वह भी दिया गया है। तो ये आप सब लोगों के लिए बहुत अच्छा है और इसे आप पेपर 1 में यूज कर सकते हैं, पेपर 2 में ऐसे लिखने में यूज कर सकते हैं और साथ ही साथ अनुवाद में तो और अच्छे तरीके से उसको यूज कर सकते हैं। तो जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं, जो लोग भी इस वर्ष देने के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आपने के पास अनुवाद अभ्यास पुस्तक नहीं है तो ये स्ट्रांगली रिकमेंडेशन रहेगी, क्योंकि जब हम लोग बुक लेकर के आ रहे थे तो उस समय मन में बड़ी संशय था कि कैसे होगा, कैसा लगेगा, जो लोग तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को इस बुक से क्या वाकई उनको मदद मिलेगी। लेकिन जिस तरह के फीडबैक आए, काफी ज्यादा लोगों को इससे मदद मिल रही है। सो जिन लोगों के पास नहीं है आप लोग इस पुस्तक को मंगा सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा लिंग से हम मतलब स्त्रीलिंग और पुल्लिंग से संबंधित 8 प्रश्न पूछे गए, वाक्य संरचना से संबंधित, वाक्य विन्यास जिसको हम कहते हैं उससे संबंधित 7 प्रश्न पूछे गए, विलोम शब्द 5 थे, वचन 5 थे, इनकी संख्या घटा दी गई। जो पहले ज्यादा पूछे जाते थे, पर्यायवाची शब्द पहले ज्यादा पूछे जाते थे, उनको कम कर दिया गया है। वर्तनी शुद्धि से संबंधित 4 प्रश्न थे, सर्वनाम विशेषण से संबंधित 3 और 2 यानी कि 5 प्रश्न, और कारक से संबंधित 1 प्रश्न था। तो इस तरीके से पैटर्न इस बार बदला गया है। सर्वनाम और विशेषण से संबंधित ही प्रश्न थे, तो इस वर्ष 2024 में हम लोग अन्य जो शब्द भेद हैं उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाने की संभावना हो सकती है। लेकिन अगेन हम जिस बात पे दोबारा मैं जोर देना चाहूंगा वो ये कि आपकी रीडिंग एबिलिटी, यानी कि 1 घंटे में कितना ज्यादा पढ़ करके आप जवाब दे सकते हैं, कितना कितना तेज गति से पढ़ के आप प्रश्नों को समझ करके जवाब दे सकते हैं, अब उस एंगल से प्रश्न पूछे जा रहे हैं और यह बिना अभ्यास के संभव नहीं है। तो ये जितने भी सिलेबस हमने देखे, जितने भी विषय हमने भी टॉपिक्स हमने देखा, इन सारे टॉपिक्स को मिला करके और इसके अतिरिक्त और भी टॉपिक्स जो इंग्लिश ग्रामर के और हिंदी ग्रामर के होंगे, हिंदी व्याकरण के होंगे, उन सारे टॉपिक्स को मिला करके हम अगले अभी से लेकर के और अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में प्रोबेबली हम ये मान के चल सकते हैं कि पहला पेपर 1 हो सकता है। तो अक्टूबर तक जो भी हमारे पास समय है 7, 8, 10 महीने का, इस समय में हम लोग वीकली जो भी हम अपने लाइव सेशंस को बांटेंगे, हर वीक में 2 से 3 लाइव सेशंस हम करेंगे, जैसा हम पहले भी करते हैं। जो लोग पुराने हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सबको पता है। तो उसी तरीके से उन लाइव सेशंस में हम लोग इन सारे टॉपिक्स को, इंग्लिश और हिंदी को अलग अलग डेट्स वाइज बांटेंगे और फिर उसमें हम लोग इसको कवर करने का प्रयास करेंगे। न कि सिर्फ ये टॉपिक जो मैंने अभी आपको बताया, बल्कि इसके अतिरिक्त जो टॉपिक ऐसे हैं जो इस वर्ष नहीं पूछे गए हैं पर 2024 में भी उन टॉपिक से मतलब प्रश्नों के पूछे जाने की संभावना है, तो उनको भी हम कवर करेंगे। क्योंकि यदि हम एक हॉलिस्टिक प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमें किसी भी टॉपिक को छोड़ के आगे नहीं बढ़ना है, ठीक है। चूंकि हमने एक बहुत ही हॉलिस्टिक तैयारी पिछले वर्ष करी थी, इसीलिए चुनौतियों के बावजूद भी जितने भी लोग यहाँ हमारे साथ में, सभी लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया और सबके अच्छे मार्क्स आए। परिणाम स्वरूप सभी ने पेपर 1 क्वालिफाई किया, ज्यादातर लोगों ने पेपर 1 क्वालिफाई किया और मुझे उम्मीद है कि सभी लोग पेपर 2 भी क्वालिफाई करेंगे ही करेंगे इस वर्ष जब भी रिजल्ट आएगा, जो कि बहुत जल्दी आने वाला है, जैसा अभी संतोष जी ने बताया। पेपर 1 की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के बारे में बात करें तो व्याकरण, ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर हमारा विशेष ध्यान रहता है। जैसे पिछले वर्ष भी हमने किया था, अलग से हम लोग कॉम्प्रिहेंशन के लिए लगातार प्रैक्टिस करते थे, उसको हम लोग इस बार कंटिन्यू रखेंगे। हमारी जो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी है उसमें बस एक फ्लिप ये है कि कॉन्सेप्ट, यानी कि जैसे ना जो भी टॉपिक्स हैं व्याकरण के या ग्रामर के, उसमें हम लोग थ्योरेटिकली टॉपिक को पढ़ा करके क्वेश्चंस नहीं कराते हैं, पिछले वर्ष भी हमने नहीं किया था, जबकि हम लोग क्वेश्चंस के माध्यम से कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का प्रयास करते हैं। इससे क्या होता है, हमारा प्रयास क्या रहता है कि किसी भी एक टॉपिक से रिलेटेड अधिक से अधिक क्वेश्चंस आपके अभ्यास हो जाए। तो पहले हम ऐसा करते थे, पिछले वर्ष जो हमने क्लासेस करी उसमें हम लोग लगभग 100 क्वेश्चंस 1 घंटे के अंदर में अभ्यास करने का प्रयास करते थे और उसमें कहीं कोई यदि कॉन्सेप्ट से रिलेटेड डाउट आता था तो उसको हम लोग क्लियर करते थे। तो उसमें थोड़ा सा वो लेंदी हो जाता था, 100 क्वेश्चंस करने के चक्कर में कई बार जल्दी जल्दी हम लोग कर लेते। तो इस बार हमने उसको थोड़ा सा चेंज किया है, इस बार हम लोग 50 क्वेश्चंस ही लाइव सेशन में करेंगे और बाकी जो क्वेश्चंस है उसके अतिरिक्त 50-100 जो भी क्वेश्चंस है उसको हम लोग, हमारा जो एप्लीकेशन है लर्निंग अक्ष एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन पे 10-10, 15-15, 20-20 क्वेश्चंस के ना टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट के रूप में हम लोग वहां पे डाल देंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे आज सपोज हमने वॉइस की क्लास करी, तो वॉइस से रिलेटेड, वॉइस के जितने भी आपके रूल्स हैं उससे संबंधित हम लोग हर रूल से संबंधित 2-3 ऐसे जो है हम लोग क्वेश्चंस उसका अभ्यास कर लेंगे लाइव सेशन में। उस क्वेश्चंस के जरिए हम उस रूल्स को समझ लेंगे कि उस क्वेश्चंस के जरिए कि वो रूल क्या है। तो हमने क्वेश्चंस कर लिया, क्वेश्चंस के जरिए हमने रूल को समझ लिया। यदि आप समझ रहे हैं
आपके पास आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम आगे बढ़ जाएंगे, कुछ लोगों का कॉन्सेप्ट यदि क्लियर नहीं है तो हम कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे, और उसके बाद इससे संबंधित 5 या 7 छोटे 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 मॉक टेस्ट, यानी कि टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट हमारे एप्लीकेशन पे लाइव हो जाएंगे। तो अगले 3-4 दिन में आप इन सारे रूल से रिलेटेड वॉइस के वो सारे जो भी मॉक टेस्ट है उसको आप टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि 50 क्वेश्चंस लगभग आपके लाइव सेशन में क्लियर हो गए और लगभग 50-100 क्वेश्चन आपके बढ़िया मॉक टेस्ट में क्लियर हो गए। तो एक टॉपिक से रिलेटेड 100 से 150 क्वेश्चंस आपके इस तरीके से तैयार हो जाएंगे। तो इस बार इसीलिए हम लोगों ने इस तरीके से इसको करने का प्रयास किया है, जिससे कि आप अधिक से अधिक प्रश्नों को अभ्यास कर सकें, जो इस एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि कॉन्सेप्ट तो कहीं ना कहीं आप सब पढ़ के आए ही हैं, आप सब लोगों ने अपने 10th लेवल में या उसके आगे हमेशा ग्रामर व्याकरण कॉन्सेप्ट तो आप सब लोगों ने लगभग पढ़ा ही होगा। तो हमें क्या करना है, केवल रिवाइज करना है और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हमें ज्यादा करनी है। तो इस कॉन्सेप्ट पे, इस स्ट्रेटेजी पे हम लोग आगे जो पूरा हमारा चलेगा, जो पूरी प्रिपरेशन चलेगी, इस स्ट्रेटेजी पे हमारी पूरी प्रिपरेशन चलेगी। पेपर 2 में हम डेली आपको जैसे पहले भी मिलता आया, तो पिछले 2 वर्ष से हम लगातार कर रहे हैं कि प्रतिदिन आपको एक ट्रांसलेशन का असाइनमेंट मिलेगा। अभी बाद में चल के उसको हम प्रतिदिन 2 कर देंगे। अभी एक मिलेगा, एक दिन हिंदी का, फिर इंग्लिश का, फिर हिंदी का, फिर इंग्लिश का, फिर हिंदी का, फिर इंग्लिश का। तो वो आपको डेली मिलेगा, आपको डेली उसका अनुवाद करना है। जो अनुवाद का पैसेज आज आपको हम देंगे, 2 दिनों के बाद में उसका सही अनुवाद आपको क्लासरूम पे अपलोड कर दिया जाएगा। उससे आप देख करके और ये देख सकते हैं कि आपका अनुवाद सही है या गलत है। पिछले वर्ष हमने जो इवैल्यूएशन वाला प्रोसेस था वो केवल सेकेंड पेपर में शुरू किया था, मतलब पेपर 1 के बाद जो लोग क्वालिफाई करके सेकेंड पेपर में आए थे उन लोगों का इवैल्यूएशन किया था। इस बार हम लोग इवैल्यूएशन अभी से शुरू कर देंगे, यानी कि प्रत्येक मतलब कुछ अंतराल पे 15 दिन या 1 महीने, मतलब 2 हफ्ते, 3 हफ्ते या 4 हफ्ते के अंतराल पे हम देख लेंगे। तो एक अंतराल पे पेपर 2 का भी मॉक आपका प्रॉपर टाइप होगा। जैसे हर हफ्ते तो मॉक आपकी होंगे ही होंगे पेपर 1 के, जिसकी हम बात करेंगे। पेपर 2 का भी मॉक होगा, जैसे हर 2 पेपर 1 के मॉक के बाद या 3 पेपर 1 के मॉक के बाद एक पेपर 2 का मॉक होगा। और वह जो पेपर 2 का मॉक होगा, जो 2 घंटे का होगा, जिसमें कि आप 2 पैसेज ट्रांसलेट करेंगे और 2 ऐसे लिखेंगे, उसका हम लोग इवैल्यूएशन करेंगे। यानी कि अभी जो इवैल्यूएशन हम लास्ट में कर रहे थे ना, उसको हम लोग अभी रेगुलर अभी इवैल्यूएशन करेंगे, ताकि आपके पेपर 1 के साथ साथ पेपर 2 की तैयारी भी होती रहे। क्योंकि पिछले वर्ष थोड़ा सा ये था कि पेपर 1 में पता नहीं कितने लोग क्वालिफाई करें कि ना करें, पर जिस तरीके से रिजल्ट आया लगभग सारे लोगों ने क्वालिफाई किया। तो इस बार हम पहले से आश्वस्त हैं कि इतनी बढ़िया तरीके से यदि हम तैयारी कर लेंगे तो पेपर 1 तो आराम से आप क्वालिफाई कर ही जाएंगे। तो बेहतर है कि अभी से हम पेपर 2 की भी पैरेलल तैयारी शुरू कर दें। तो ये प्रोसेस इस बार हम लोगों ने नया तरीके से शुरू किया है, जो हम करेंगे। मॉडलिटी क्या रहेगी, यानी कि किस प्रकार से क्लासेस होंगी। तो लाइव सेशंस हम 2 करेंगे वीक में, अभी आगे चल करके हम इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे। एक हम ट्यूसडे को करेंगे और एक हम थर्सडे को करेंगे। हर संडे को आपका मॉक टेस्ट होगा। बीच बीच में सैटरडे को कोई भी स्पेशल गेस्ट, जैसे पहले भी हमारे आते थे, कोई भी स्पेशल जो भी मेंटर रहेंगे, तो कुछ स्पेशल सेशंस हम बीच बीच में किसी किसी टॉपिक से रिलेटेड रखेंगे। और बीच बीच में सैटरडे जो हमने एक रिजर्व डेट रखा हुआ है, वो इसलिए है हर वीक में कि कभी जैसे हमने राजभाषा से रिलेटेड, क्योंकि बीच में राजभाषा से रिलेटेड भी बहुत सारे पदों के लिए वैकेंसीज आती रहती हैं, या बहुत सारे एग्जाम में आजकल इवन ट्रांसलेशन ऑफिसर्स के एग्जाम में भी राजभाषा से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाने लगे हैं, बहुत सारे अलग अलग विभागों के एग्जाम में। तो उसे भी जो है, जैसे इस बार IBPS एसओ की यदि हम मेंस की बात करें, तो बाकी वर्षों की तुलना में इस साल जो है ज्यादा प्रश्न उठाए गए थे राजभाषा से संबंधित। तो हम लोग जो है बीच बीच में राजभाषा से संबंधित भी सेशन करेंगे, अनुवाद से संबंधित लाइव सेशन भी करेंगे, जो जिसके लिए हमने सैटरडे का डे जो है एक रिजर्व डे रखा हुआ है। नॉर्मली जैसे हमारा थर्सडे, ट्यूसडे और सैटरडे, ये 3 दिन का लाइव सेशन होता है, बट इस बार हमने सैटरडे को स्पेशल सेशन के लिए रिजर्व रखा हुआ है अभी के लिए। आगे चल करके जब एग्जाम नजदीक आएगा तब तो हम उसमें भी पेपर 1 की तैयारी के लिए उसको भी हम लोग डेडिकेट करेंगे। हर संडे को आपका मॉक टेस्ट होगा, 2 घंटे का मॉक टेस्ट होगा। और पेपर 1 के मॉक टेस्ट में, जैसा कि आप सब जानते हैं कि पेपर 1 के मॉक टेस्ट में जो है आपको सेम टाइम आपको रिजल्ट पता लग जाता है, सेम टाइम आंसर पता लग जाता है, एक्सप्लेनेशन पता लग जाती है। यह मॉक टेस्ट हमारे एप्लीकेशन पे, लर्निंग अक्ष एप्लीकेशन पे आपको देना होता है। लर्निंग अक्ष एप्लीकेशन जो है गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। आप जाकर के लर्निंग अक्ष टाइप करेंगे, आपको जैसे ये लोगो दिख रहा है यहाँ पे अक्ष फाउंडेशन का, तो वैसे ही लोगो आपको एक दिख जाएगा। उस लोगों के साथ में आप उसको डाउनलोड कर लेंगे, तो उसमें सारे आपको मॉक टेस्ट हर संडे को मिलेंगे। और उसी के अंदर में आपको जो टॉपिक वाइज टेस्ट है, मॉक टेस्ट है, वो भी आपको मिलते रहेंगे। हर टॉपिक के
क्लासेस के बाद में। जिस टॉपिक का सेशन रहेगा उसके बाद में आपको उसका मॉक टेस्ट मिल जाएगा। तो ये आपकी प्रिपरेशन मॉडलिटी हो जाएगी। रेगुलर ट्रांसलेशन मैंने आपको बता दिया, रेगुलर एसे राइटिंग मैं जैसा मैंने आपको बताया वो हम करेंगे, और रेगुलर इवैल्यूएशन हम करेंगे, जिससे आपके पेपर 2 की प्रिपरेशन भी साथ साथ में चलती रहेगी। ठीक है, RAPC 2 को ज्वाइन कैसे करना है, शुरुआत कैसे करनी है, बहुत आसान है। इसमें कुछ नहीं करना है, आपको एक नंबर है 8591672513। आपको सबसे पहले ये करना है कि इस नंबर को अपने फोन में अक्ष फाउंडेशन के नाम से सेव कर लेना है। पहला काम। सेव करने से क्या होता है कि बहुत सारे जो इन्फॉर्मेशन हम डिसेमिनेट करते हैं वो इन्फॉर्मेशन आपको अपने आप मिल जाती है। तो आप ये नंबर सेव करें, और सेव करके यदि आप इस सेशन में एक्टिवली आना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना है, SSC GST एक मैसेज व्हाट्सएप पे टाइप करके और भेज देना है। व्हाट्सएप पे, टेक्स्ट मैसेज नहीं, व्हाट्सएप पे आपको SSC GST करके एक व्हाट्सएप मैसेज भेज देंगे। उस व्हाट्सएप मैसेज को भेजने के बाद में आपको रिप्लाई में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, सारे लिंक मिल जाएंगे कि किस लिंक के थ्रू आप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, किस लिंक के थ्रू आपको अपना बेसिक डिटेल्स भरना है, और आपको जो भी एक नॉमिनल कंट्रीब्यूशन है वो कंट्रीब्यूशन करना है। तो ये SSC GST लिख करके आपको भेजना है, आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ये बहुत सिंपल आसान सा प्रोसेस है। जो आपके क्लासेस होंगे वो क्लासेस अधिकांशतः हमारे जो एप्लीकेशन है, लर्निंग अच्छा एप्लीकेशन है, उसी के ऊपर क्लासेस होंगी। क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको वहीं पे मिलती रहेंगी, और कभी कभी हम लोग ओपन क्लासेस करना होगा तो गूगल मीट पे हम करेंगे। जितनी भी क्लासेस होंगी सारी क्लासेस रिकॉर्डेड रहेंगी, लाइव भी होंगी और रिकॉर्डेड रहेंगी। आप यदि लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाते हैं तो बाद में रिकॉर्डेड वीडियोज आप आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट क्या क्या हम कवर करेंगे, क्योंकि ये जो सेशन हम करेंगे, जो हम शुरू कर रहे हैं आज से, यह RAPC का सेशन है। RAPC का मतलब क्या होता है, राजभाषा एंड अनुवाद अधिकारी प्रैक्टिस एंड प्रिपरेशन क्लब। ये एक बहुत लॉन्ग टर्म थॉट है, जो हमारे पुराने साथी हैं, आप सभी लोगों को पता है कि किस सोच के तहत हमने इसको विकसित किया, और धीरे धीरे हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसमें बहुत सारे एग्जाम्स, जो भी एग्जाम्स आप दे रहे हैं वो सारे एग्जाम्स को लेकर, जैसे अभी AIACL के लिए एग्जाम्स के लिए बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया है। अभी हमने IBPS के बहुत सारे सेशंस करे थे, और मेंस आप लोगों ने दिया है, इंटरव्यू के लिए वेटिंग है। जब इंटरव्यू आएगा तो जितने भी लोग हमारे साथ में हैं उन सभी लोगों का हम पहले मॉक इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे। पहले मॉक इंटरव्यू कंडक्ट करने से क्या होता है कि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाता है, यानी कि बिफोर यू आर गोइंग टू फेस द रियल इंटरव्यू पैनल, इफ वी आर डूइंग अ मॉक इंटरव्यू हियर, तो उसमें क्या रहता है कि कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, कैसे उत्तर है ना आपको क्राफ्ट करना है, बिल्कुल स्पॉन्टेनियस और ऑन द स्पॉट। तो ये चीजों का आपको काफी ज्यादा प्रैक्टिस हो जाता है, इसीलिए हम लगातार मॉक टेस्ट कंडक्ट करते हैं। जैसे अभी UPSC JTU के लिए जिन लोगों ने रिटन क्वालिफाई किया है उनके लिए प्रतिदिन हमारा सेशन चलता है रात को 9 बजे से, तो उसमें लगातार अभ्यास चल रहा है, और उनके लिए मॉक इंटरव्यू भी कर रहे हैं। आज इस सेशन में जो भी लोग हमारे UPSC JTU वाले हैं, मैं दिन में ही मैसेज डालने वाला था, रह गया, कल के लिए मॉक टेस्ट के लिए जो भी लोग मॉक टेस्ट के लिए अपना रिज्यूम भेजना चाहते हैं वो भेज सकते हैं। कल मॉक टेस्ट कंडक्ट होगा। ऑलरेडी कुछ लोगों के रिज्यूम मेरे पास में है, स्लॉट्स और भी हैं, तो आप लोग भेजेंगे तो बाकी लोगों का भी हम कल मॉक इंटरव्यू करेंगे। तो मॉक इंटरव्यू के इसके अतिरिक्त जो है और भी एग्जाम्स होते हैं, पर हम जो सब्जेक्ट्स कवर करते हैं, यानी कि हम क्या क्या, आपको जैसे बहुत सारे जगह बहुत सारे एग्जाम से मैथ्स और रीजनिंग भी पूछ लिया जाता है ना, तो मैथ्स रीजनिंग इत्यादि सब्जेक्ट्स हम कवर नहीं करते हैं। हम जो कवर करते हैं ग्रामर, राजभाषा से संबंधित प्रश्न को लेकर के, और हमारे एप्लीकेशन यानी कि लर्निंग एप्लीकेशन में प्रतिदिन डेली जो है आपको करंट अफेयर्स से संबंधित न्यूज कैप्सूल्स मिलती हैं। तो करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो है आपको इंफॉर्मेशन वहां से मिलती रहेगी। इस वर्ष हमने एक नई चीज इसमें ऐड करी है, वो ये कि जो भी ऐसे टॉपिक्स, मतलब जैसे अनुवाद अभ्यास की पुस्तक आपके पास में है, उसमें हम लोगों ने पिछले 7-8 वर्षों का जो भी ऐसे टॉपिक्स पूछे गए हैं उसको हमने उसमें संकलित किया है। ठीक है, तो जो भी ऐसे टॉपिक्स पूछे गए हैं तो उससे कुछ टेंटेटिव ऐसे टॉपिक्स निकाल करके और उसके ऊपर हम लोग स्पेशल सेशन करेंगे, और उससे हम लोग यूट्यूब पे भी रखेंगे और आप लोगों को देंगे, उससे रिलेटेड PDF भी दे देंगे। इससे क्या होगा कि जो 2 महीने में हम लोग लगातार भागते हैं ना कंटेंट के लिए ऐसे को लेकर के, उस 2 महीने के कंटेंट को हम लोग इवनली 7-8 महीने में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो हम प्रयास करेंगे कि ऐसे टॉपिक से रिलेटेड भी जो है हम लोग कुछ कुछ बीच में आपको सेशन करते रहे। तो ये 3-4 टॉपिक सब्जेक्ट्स जो है उसको हम लोग कवर करेंगे। इसके अतिरिक्त मैथ्स, रीजनिंग और ये सब चीजें हैं, उसके लिए फिर आपको मतलब अलग से तैयारी करनी पड़ेगी। उसकी तैयारी हम लोग इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से नहीं करते हैं। ये सारे के सारे बातें जो हमें कहनी थी, शायद हो सकता है कि कोई बात रह गई हो या कोई बात छूट गई हो। तो अगर कोई भी प्रश्न है, बच रहा है, तो आपके पास समय है अगले 5, 7, 10 मिनट, जो भी प्रश्न, रिलेवेंट प्रश्न जो हमसे रह गया है
और जो लगता है आपको ये पूछना बहुत आवश्यक है तो आप पूछ सकते हैं। मैं अभी आप लोगों को अनम्यूट कर देता हूँ, एक एक करके आप लोग अपना प्रश्न पूछें ताकि समय हमारा बच सके। इससे पहले कि आप लोगों को मैं प्रश्न के लिए आमंत्रित करूं, मैं संतोष सर को आमंत्रित करूंगा। यदि कोई ऐसा बिंदु रह गया हो तो संतोष जी प्लीज उसे क्लेरिफाई करते हैं। बीच में थोड़ा सा 3-4 मिनट टेक्निकल ग्लिच आ गया था, उसके लिए माफी चाहूंगा, हमारा सेशन डिस्टर्ब हो गया था। कौन कौन सा दिन क्लास होगा अभी तो बताया, मंगलवार को होगा, बृहस्पतिवार को होगा और संडे को जो है आपका मॉक टेस्ट होगा। सैटरडे को स्पेशल क्लासेस होंगे। वो क्या होगा सैटरडे को वो हम लोग इमीडिएटली पहले बताएंगे। मंडे ट्यूसडे को एक दिन हिंदी व्याकरण करेंगे, थर्सडे को इंग्लिश ग्रामर करेंगे, सैटरडे विल बी द स्पेशल सेशन जिसमें हम लोग किसी गेस्ट मेंटर को बुलाएंगे या राजभाषा से रिलेटेड टॉपिक्स कर लेंगे या फिर अनुवाद अभ्यास कर लेंगे। तो वो हम लोगों ने एक स्पेशल डे रखा हुआ है। हर संडे को सुबह 10 बजे से 12 बजे के बीच में आपका मॉक टेस्ट होगा, ऑनलाइन होगा। और उस पेपर 2 के बिल्कुल फुल लेंथ मॉक टेस्ट होंगे, 200 क्वेश्चंस रहेंगे। जैसे आप लोग एग्जाम में मॉक देते हैं ना, उसी प्रकार से इस मॉक टेस्ट में भी आप लोग मतलब सेम उसी मॉडलिटी में आपका मॉक टेस्ट होगा। जैसे आप वहां पे कंप्यूटर बेस्ड देते हैं एग्जाम, वैसे उसी मॉडलिटी में यहाँ पे मॉक टेस्ट होगा। और अच्छी बात यह है कि जैसे मॉक टेस्ट आप सबमिट करेंगे, कितने आपने सही किए, कितने गलत किए, जो गलत है उसका सही आंसर क्या होगा, वो सारा एनालिसिस आपको मिल जाएगा। आपकी रैंकिंग क्या है ऑल ओवर इंडिया में जो लोग एग्जाम दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे हमारे साथ पूरे देश से लोग जुड़े हुए हैं, तो उसमें आपकी रैंकिंग क्या आ रही है, कैसे आप सुधार सकते हैं, ये सारी फीडबैक आपको मिल जाएंगे इस तरीके से। जी दोनों एक ही रहेगा। स्पेशल बैच पेपर 2 का, पेपर 2 के लिए अभी नहीं है, वो पेपर 1 के बाद होगा। अभी दोनों एक साथ में रहेगा, पेपर 2 की भी साथ में हम साइमल्टेनियस तैयारी करेंगे। जी संतोष सर। सर माइक माइक ऑन कर लीजिए सर। ओके ओके संतोष सर। ओके ओके सॉरी। मैं ये बोल रहा था कि ऑलमोस्ट आपने सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं, कुछ भी मेरे ख्याल से कुछ वंचित नहीं रह गया है। जो बाकी मार्कशीट सर्टिफिकेट के डेट के बारे में लोगों को कंफ्यूजन होता है, तो जस्ट उसके बारे में मैं बता दूं कि आपके मार्कशीट सर्टिफिकेट का डेट जो है कुछ भी हो सकता है। रिजल्ट आपका क्रूशियल डेट के पहले का होना चाहिए। मीडियम सर्टिफिकेट का डेट जो है क्रूशियल डेट के बाद का भी होगा तो चलेगा। डिग्री सर्टिफिकेट का डेट बाद का भी हो तब भी चलेगा। मार्कशीट स्पेशली मार्कशीट पे देखा जाता है कि मार्कशीट का डेट जो है क्रूशियल डेट का पहले का है या नहीं है। इससे उससे पता चल जाता है कि अगर मार्कशीट पे डेट जो है आपके क्रूशियल डेट का पहले का है, तो इससे ये तो कंफर्म हो जाता है कि आपने एग्जाम जो है क्रूशियल डेट के पहले ही ये योग्यता हासिल कर ली थी। आपने ये जो भी था, मास्टर डिग्री था या यूजी डिग्री या पीजी डिग्री है या फिर पीजीडीटी है, तो आपने कर लिया था। अच्छा, उसके बाद सर्टिफिकेट का डेट कुछ भी हो सकता है, उसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। कास्ट सर्टिफिकेट के लिए मैं एक बार फिर यहाँ पे आपको बता दूं, जो लोग भी अभी अप्लाई करने जा रहे हैं, इस सेशन के लिए तैयारी करने जा रहे हैं, 1 अप्रैल के बाद न्यू फाइनेंशियल ईयर में आप लोग अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा, खास करके ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी सर्टिफिकेट। ये दोनों जो है नए उसी मतलब उसी करंट फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपका ये जो नोटिफिकेशन है हम अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं जुलाई अगस्त में, इट मींस कि 1 अप्रैल 2024 के बाद का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो इसलिए फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जैसे ही आप वेट मत करें, बिल्कुल इंतजार ना करें नोटिफिकेशन आने के, 1 अप्रैल 2024 के बाद आप अप्लाई कर दीजिए। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से अगर आप बिलोंग करते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। एससी एसटी के लिए हर साल बनवाने की जरूरत नहीं है। एससी सर्टिफिकेट और एसटी सर्टिफिकेट लाइफ टाइम वैलिडिटी होती है, एक बार आपने बनवा लिया दैट इज वैलिड। बस ये दो तीन बातें थी जो कि मुझे बताना उचित लगा, और इसके अलावा कोई बाकी सब आप लोग समझदार हैं। और कुछ है तो पूछ सकते हैं। किसी का और कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम सेशन को यहाँ पे खत्म करेंगे। अभिषेक जी, उससे पहले एक चीज जरूर बता दीजिए, मैं
शायद आपने रिवील नहीं किया है। फी क्या पे होगा, फी कितना रहेगा, फी का मोड क्या होगा, ये सब बेसिक जानकारी, थोड़ी सी जानकारी आप बता दीजिए। देखिए, एक तो सबसे पहली बात ये है कि इस सेशन के लिए या अक्स फाउंडेशन के किसी भी सेशन के लिए फी जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारे यहाँ पे एक कंट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट है, केवल इसलिए क्योंकि चूंकि हम लोग ऑनलाइन कर रहे हैं तो इसमें बहुत सारे टेक्निकल एक्सपेंसेस इन्वॉल्व होती हैं। जो लोग हमारे पुराने साथी हैं उन लोगों को पता है। तो एक कंट्रीब्यूशन अमाउंट होता है। एक साल के लिए आप लोगों के द्वारा जो कंट्रीब्यूशन अमाउंट तय किया गया था वह 3,999 3,999 का तय किया गया था। परंतु बीच में ऐसे बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आती थी कि सर थोड़ा सा इसे कम रखना है शुरुआत में। तो हम समझ सकते हैं कि आप सब लोग तैयारी कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं। तो हालांकि इसका कंट्रीब्यूशन, चूंकि आप लोगों ने इसको डिसाइड किया है, तय किया है, तो कंट्रीब्यूशन तो उतना ही है। परंतु अभी के लिए चूंकि हम लोगों ने सेशन शुरुआत किया है, तो पिछले वर्ष हम लोगों ने पेपर 1 और पेपर 2 के दौरान हम लोगों ने RATC के लिए 1999 जो कंट्रीब्यूशन है उसको हमने आधा कर दिया था सभी लोगों के लिए। बहुत सारे इस तरीके से आपके रिकमेंडेशन आए थे कि सर अभी हम लोग ज्यादा करना चाहते हैं, तो हमने उसको 1999 किया था। तो अभी भी जो है, जो लोग इस सेशन में कंट्रीब्यूशन करके और लाइव सेशन में आना चाह रहे हैं उनके लिए 1999 का कंट्रीब्यूशन रहेगा, डिस्काउंटेड कंट्रीब्यूशन थोड़े दिनों के लिए। फिर उसके बाद में जैसा भी बाकी सब लोग मिलकर तय करेंगे तो उसको हम लोग बढ़ा देंगे। तो अभी के लिए जो है 1999 का कंट्रीब्यूशन है, वह आपको कंट्रीब्यूट करना है। एंड आपकी फिर ये जो भी पेपर 1 और पेपर 2 के सेशन है उसके अंदर में ये कंटिन्यू आपके जारी रहेंगे। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि आपके इस कंट्रीब्यूशन में ही मॉक टेस्ट भी शामिल है। मॉक टेस्ट के लिए अलग से आपको कुछ पे नहीं करना है। जो भी वीडियो रिकॉर्डेड वीडियोस हैं आपके, पहले के भी हैं या अभी इस सेशन के भी हैं, ऐप पे जो भी अवेलेबल हैं वो सब अवेलेबल रहेगा। वो भी आप बिना किसी अतिरिक्त भुगतान के, अतिरिक्त शुल्क के, अतिरिक्त कंट्रीब्यूशन के आप मतलब इसको आप उस सुविधाओं का भी लाभ ले सकते हैं। अलग से आपको कुछ पे नहीं करने की जरूरत है। बिल्कुल, मतलब जो भी जितनी भी एक्टिविटीज हम कर रहे हैं और ये पूरे 1 वर्ष के लिए, वो पूरी एक्टिविटीज जो है इसमें हम लोग इंक्लूड करेंगे। और नॉर्मल रेगुलर कंट्रीब्यूशन है 3,999 का, जिससे कि अरे सोनू 1,999। जी, बार बार आप एक ही सवाल कर रहे हैं, जवाब दे दो। देखिए, आप ये वीडियो रिकॉर्डेड रहेगा, यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा, आप एक बार देख लीजिएगा। आपके प्रश्न जो भी है ना, हमने ऑलरेडी इन प्रश्नों को बता चुके हैं। अब बार बार आप एक एक लोग ज्वाइन करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। हमारी भी मजबूरी समझिए कि आपके एक प्रश्न के लिए फिर हम उत्तर दें, फिर दूसरा 2 आदमी 2 मिनट बाद कोई ज्वाइन करेगा, फिर उसको हम जवाब दें। ये पॉसिबल नहीं है। आप एक बार वीडियो देख लीजिएगा, कल आपको पता चल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, शुरू में हमने बता दिया था इसके लिए मतलब वैकेंसी पोजीशन। एक बार वीडियो दोबारा देख लेंगे, पता लग जाएगा। चलिए ठीक है, और कोई प्रश्न किसी का? ऑप्शन फॉर्म के बारे में भी बात ऑलरेडी बता दिया था। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का आज के इस सेशन में जुड़ने के लिए। और फिर मिलते हैं अगले लाइव सेशन में ट्यूसडे को।